नमस्कार साथियों, वैदिक IAS में आपका स्वागत है। जैसा कि आपकी रिक्वायरमेंट है कि अभी निबंध और बताया जाए, हालांकि हमने 10 निबंध आपको बता दिया है। अब इसके बाद मुझे नहीं लग रहा है कि उसके बाहर जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के थॉट्स आए थे, कमेंट्स आए थे कि वर्तमान युग में गांधी की प्रासंगिकता पे निबंध बताया जाए कि उनके विचारों की प्रासंगिकता वर्तमान युग में क्या है। ठीक है, एक निबंध ये हो गया। उसके बाद फिर उज्ज्वला योजना से आया है, स्वच्छ भारत मिशन से आया है। तो इस तरह के निबंध एक दो इसमें से चूज करके हम बताएंगे जो हमें लगेगा कि आने की संभावनाएं हैं। जैसा कि ये अभी जो निबंध बताने जा रहा हूँ, वर्तमान युग में गांधी के विचारों की जो प्रासंगिकता है, वो निबंध 2018 मेंस में आ चुका था और 19 में नहीं आया है, और उसके बाद जो मेंस में नहीं आया है। तो संभवतः ये एग्जाम्स में क्वेश्चन ऑप्शन में दे पूछ ले। अगर पूछ ले तो आप कैसे टैकल करते हैं। अगर नहीं भी पूछता है तो आप मेंस देंगे, यूपीपीसीएस का मेंस देंगे, तो उसमें क्या कहते हैं ये आ सकता है कि पंच महाव्रत उनके कौन कौन से थे, या उनके 7 पाप कौन कौन से थे, या गांधी जी के विचारों के बारे में क्वेश्चन पूछता है कि उनके जो थॉट्स थे उनकी प्रासंगिकता वर्तमान युग में क्या है। तो इस क्वेश्चन को 3-4 क्वेश्चन को भी यहाँ से आप टैकल कर सकते हो अच्छे से। ठीक है, तो चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं। वर्तमान युग में ये हमारा BO के लिए और RO ARO के लिए निबंध चल रहा है। ठीक है, और हमारा 11वां-12वां लेक्चर होगा। निबंध का नाम क्या है? वर्तमान युग में गांधी जी की प्रासंगिकता कहीं कहीं लिखा रहता है, तो लोग सोचते हैं अगर इनकी प्रासंगिकता लिखा है तो इनकी तो खुद की होगी नहीं कि इनके कपड़े बेचे जा रहे हैं, इनके घर बेचे जा रहे हैं, इनके सामानों की क्या प्रासंगिकता है। तो प्रासंगिकता जो भी होगी इनके विचारों की ही होगी ना। इसलिए लिख सकते हो गांधी जी के विचारों की प्रासंगिकता, या अलग से लिख लो वर्तमान युग में इनके विचारों की क्या प्रासंगिकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। जैसे बात करें शुरुआत की, तो इनके तो बहुत सारे थॉट्स हैं, आपको इजीली मिल जाएंगे, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो स्टार्ट करने वाला बिंदु होता है हमारा किसी निबंध को, वो क्या कहते हैं, जो हमने पहले बताया था वही है कि आप स्टार्ट कहाँ से करें। आप स्टार्ट कर सकते हैं किसी इशू से, जैसे इनकी 150वीं जयंती मनाई गई या कोई योजना इनके नाम पे चलाई गई है, तो किसी मुद्दे से कर सकते हो आप स्टार्ट। या फिर क्या कहते हैं किसी राइटर्स के थॉट्स से कर सकते हो, चाहे आलोचना हुई, प्रशंसा हुई। जैसे कि आइंस्टीन ने कहा था कि क्या कहते हैं एक समय बाद ऐसा आएगा कि पता भी नहीं चलेगा कि कोई हाड़ मांस का व्यक्ति इस दुनिया में विचरण करता था, इस धरती पर विचरण करता था। इस टाइप की चीज़ें हैं। चर्चिल ने उनको क्या कहते हैं नंगा फकीर कहा। इस तरह की चीज़ों से भी आप कर सकते हो कि उनकी आलोचना करते हुए। इशू से हो गया, थॉट से हो गया, या फिर इतिहास के समसामयिक घटनाओं से कर सकते हो, या फिर इतिहास के पुरानी घटनाओं से कर सकते हो कि गांधी जी की प्रासंगिकता पहले क्या थी भारत में, इस पे विचार डालते हो। जैसे कि मैं बता भी दे रहा हूँ, लिख सकते हो कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी की विचारधारा का गहरा प्रभाव पड़ा। कहाँ पे पड़ा? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में। इनकी विचारधारा क्या थी? इनकी विचारधारा का जो सैद्धांतिक सिद्धांत था, सत्य अहिंसा था। सत्य अहिंसा का मतलब सत्य बोलना और क्या कहते हैं हिंसा न करना। और भी बहुत सारी इनकी विचारधाराएं हैं जिनका वर्तमान युग में और वर्तमान युग के मानव जीवन शैली पर, कार्यशैली पर प्रभाव डालता है। तो इस तरह की चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए लिखते चले जाओ। या फिर क्या कहते हैं जो इन्होंने खेड़ा विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह आया, वहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हो इन चीज़ों को। तो लिखने की आपको पूरी छूट प्राप्त है कि आप चीज़ों को शुरू कैसे कर सकते हो। हर छात्र अलग अलग तरीके से लिखने का प्रयास करेगा ही करेगा। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट्स हो गई, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। इसके बाद जो है क्या कहते हैं, अगर इनकी विचारधारा का जैसे दूसरा पॉइंट हमारा आएगा, या हम इसकी फ्रेमिंग करें स्टार्ट लिख के, ठीक है, या इनकी विचारधारा जो इनका थॉट्स था, इनकी विचारधारा में सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है पंच महाव्रत का बनता है, और दूसरा बनता है क्या 7 पाप। ये एक्सप्लेन करते करते अगर आप चाहोगे ना तो पूरा क्या कहते हैं 1000 से ज़्यादा वर्ड ले जा सकते हो, कम से कम 2000 तक खींच सकते हो। लेकिन आपको सिलेक्टिव चीज़ें लिखनी है, इसलिए कंट्रोल करके खुद को लिखना। तो स्टार्टिंग चीज़ें समझ गए। अब इनके विचारों का प्रभाव जरूरी नहीं है कि एक जगह पड़ा। विचारों का प्रभाव इनके समाज पे पड़ा। समाज पे किस तरह के विचार थे जो प्रभाव पड़ा? राजनीति पर पड़ा, ठीक है, और किस पे पड़ेगा? धर्म पर पड़ा। तो इस तरह से, और अर्थव्यवस्था पर पड़ा।
ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को एक्सप्लेन कर से लिख सकते हो कि गांधी जी की विचारधारा का समाज पर प्रभाव क्या पड़ा, राजनीति पर क्या पड़ा, धर्म पर क्या पड़ा और अर्थ पर क्या पड़ा। अब स्टार्टिंग पॉइंट शुरू हो गया। अगर आप इनकी विचारधारा पे जाओगे, बस सुनते चलना और लिखते चलना। अगर आपको हम इनके विचारधारा या विचारों के प्रभाव पे ले जाएंगे तो पहले कुछ आपको लिखना पड़ेगा। तो लिख सकते हो कि गांधी जी ने सत्य अहिंसा की मूल भावना को सिद्ध किया, ठीक है, या उसको सिद्ध करने के लिए क्या किया, सर्वोदय संबंधी अवधारणा लाई। सर्वोदय का अब क्या कहते हैं, इसी में सर्वोदय की व्याख्या कर दो थोड़ा सा। सर्वोदय का मतलब क्या होता है, ठीक है। सत्य अहिंसा को सिद्ध करने के लिए गांधी जी ने क्या किया, सर्वोदय की विचारधारा लाई, सर्वोदय संबंधी अवधारणा का प्रतिपादन किया, जिससे क्या हुआ, सर्वोदय का आशय है कि सभी प्रकार के सभी तरह के मनुष्यों का जीवों का कल्याण करना या उनका उत्थान करना, किसी भी प्रकार का भेदभाव उनके साथ नहीं करना। तो इसकी सर्वोदय की विचारधारा को सिद्ध करने के लिए हम क्या कहते हैं, किन किन व्यक्तियों का किस किस स्तर पर कल्याण करना या उत्थान करना है। आर्थिक विचारधाराओं में इनके क्या था, उसके बाद आर्थिक के बाद सामाजिक क्या था, धार्मिक क्या था, राजनीतिक, सारी चीज़ें समझ लीजिए। सामाजिक क्या था, राजनीतिक क्या था और धार्मिक क्या था। अब इन सब में थोड़ा थोड़ा अगर आप चाहो तो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, लिख भी सकते हो, ठीक है। आर्थिक में क्या था, आर्थिक पक्ष में था क्या था कि सभी को श्रम करने पर बल दिया, कि सभी मनुष्य श्रम करें और क्या कहते हैं, श्रम से अपनी पूंजी का अर्जन करें, जिससे उनका क्या हो, विकास सुनिश्चित हो सके। वे आर्थिक न्याय की बात करते थे, ठीक है, कि किसी के साथ कोई गलत ना हो, सबको क्या कहते हैं, देखो मार्कर खराब है, सबको एक समान पैसे मिले, ठीक है। और क्या कहते हैं, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, वो ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन किया उन्होंने। अब इसमें ट्रस्टीशिप का सिद्धांत क्या है, ये नहीं लिखोगे जान लो अधूरा ही रह जाएगा। ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर बल देते थे। ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का मतलब है, क्या कहते हैं, कि जितनी पैसे की आपको आवश्यकता है, जितनी संपत्ति की आपको आवश्यकता है, आप उसी का उपयोग करो, से संपत्ति को आप समाज हित में लगा दो। ये था इनका ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, ठीक है। आगे थोड़ा थोड़ा लिखना है सब पे आपको। आगे अगर सामाजिक पे लिखने लगोगे, सामाजिक में क्या है, ये एक आदर्श समाज की स्थापना पर बल देते थे। गांधी जी कहते थे कि आदर्श समाज होना चाहिए जिसमें भेदभाव ना हो, छुआछूत ना हो, स्त्री पुरुष में भेदभाव ना हो, सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बेहतर हो, ठीक है। ये इनका सामाजिक पहलू था। आपका चाहो तो आप 50-50 वर्ड आ जाएगा, 200 वर्ड आपका यहीं से खिंच जाएगा। राजनीतिक में जाओगे, राजनीतिक में क्या करते थे ये, राजनीतिक में गांधी जी कहते थे कि क्या कहते हैं, हाँ राजनीतिक है, धार्मिक बजा रहे थे। गांधी जी कहते थे, क्या कहते हैं, कि राजनीति ऐसी होनी चाहिए जिससे मानव का सर्वोत्तम कल्याण हो सके, मानव को सर्वोत्तम न्याय मिल सके। और क्या कहते हैं, शासन जो सरकार करती है वो क्या कहते हैं, सबसे कम समय की जो सरकार होती है वो सर्वोत्तम शासन पर सिद्ध खरी उतरती है, ये कहते थे। वो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर बल देते थे, वो चाहते थे कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें इनकी राजनीतिक विचारधारा थी। और इनकी आगे विचारधारा को समझने के लिए धार्मिक विचारधारा में क्या था, इनके धार्मिक विचारधारा में था कि धार्मिक कट्टरता कम हो। ये धार्मिक कट्टरता के विरोधी थे, धार्मिक रूढ़िवादिता के विरोधी थे, ठीक है। इस तरह की चीज़ें ये बोलते थे। और बोलते थे कि धर्म का मतलब होता है कि समस्त मानव का कल्याण, ना कि धर्म के नाम पे पैसे इकट्ठा करना, धर्म के नाम पे क्या कहते हैं, मनुष्यों को लड़ाना एक दूसरे से। तो इस तरह की इनकी विचारधाराएं थी, जो विचारधाराएं किस पे असर डाली, आर्थिक पक्ष पे, सामाजिक पक्ष पे, राजनीतिक पक्ष पे, धार्मिक पक्ष पे। इसको एक्सप्लेन करने के बाद आप इनके पंच महाव्रत को एक्सप्लेन कर सकते हो और इनके 7 पापों को एक्सप्लेन कर सकते हो। पहले हम चीज़ों को लिख दे रहे हैं, फिर इसको थोड़ा थोड़ा सा आपको एलाबोरेट कर देंगे ताकि समस्या आपको लिखने में ना आए, अगर ऐसे इस पर आता है तो। इनके पंच महाव्रत कौन कौन से थे और इनके 7 पाप कौन कौन से थे। पंच महाव्रत में क्या है इनका, सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है, अपरिग्रह है, ब्रह्मचर्य है, ठीक है। सत्य है, अहिंसा है, ठीक है, सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है, अपरिग्रह है, ब्रह्मचर्य है।
अपरिग्रह है और ब्रह्मचर्य है। और इनके 7 पाप में कौन कौन से 7 पाप हैं? एक है नैतिकता विहीन धन, ठीक है, अभी इसको समझा भी दूंगा आपको अच्छे से। इनके 7 पाप में थे नैतिकता विहीन धन, मतलब बिना नैतिकता के धन का अर्जन नहीं करना चाहिए। मानव विहीन विज्ञान, ठीक है। और अगला था त्याग विहीन धर्म, चरित्र विहीन ज्ञान, ठीक है। त्याग विहीन धर्म, चरित्र विहीन ज्ञान, ठीक है। नैतिकता विहीन धन, मानव विहीन विज्ञान, त्याग विहीन धर्म, चरित्र विहीन ज्ञान, अंतःकरण विहीन सुख, सिद्धांत विहीन राजनीति। अंतःकरण विहीन सुख और सिद्धांत विहीन राजनीति। कितने हो गए? 1 2 3 3 3 6 हो गए। और लास्ट वाला है बिना कर्म के संपत्ति नहीं, बिना कार्य के संपत्ति का अर्जन मत करो, बिना कर्म के संपत्ति नहीं, ठीक है। ये इनके 7 पाप हो गए, जो 7 संकल्पनाओं को ये पाप में मानते थे। और ये इनके पंच महाव्रत हो गए। पंच महाव्रत में क्या था? सत्य का मतलब क्या हुआ? सत्य इनका सबसे महत्वपूर्ण सद्गुण था, ठीक है। ये सत्य पर बने रहने के लिए बोलते थे कि कम बोलो, दूसरे व्यक्तित्व की महिमा मंडन मत करो, उनका महिमा मंडन करने से बचो। सत्य पर बोलते थे, ये कहते थे गांधी जी कि सत्य पर चलने वाला एक अच्छा श्रोता होता था, ठीक है। और इन चीज़ों को एक्सप्लेन करके बाद में इसको वर्तमान युग में क्या प्रासंगिकता है हम आपको इसको भी बता देंगे, ठीक है। जैसे अहिंसा, अहिंसा का मतलब क्या था? इनका अहिंसा का मतलब था कि मनुष्य क्या कहते हैं, 100% अहिंसक नहीं हो सकता है, संभव ही नहीं है। किंतु मनुष्य हिंसा से अहिंसा की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा है। जैसे कि पहले कहा, मानव पहले आदि मानव जब था तो वो नरभक्षी था, लेकिन अब धीरे धीरे अपने ज़रूरत की चीज़ें उगाना सीख गया, पशुपालन करना सीख गया, और क्या कहते हैं, नरभक्षी से क्या कहते हैं, ये अनाज पर धीरे धीरे डिपेंड होने लगा, ठीक है। और आस्ते का मतलब चोरी ना करना ही मात्र नहीं होता। जैसे आस्ते का मतलब होता है कि चोरी ना करना, लेकिन ये चोरी करने की चीज़ों में कई चीज़ें इंक्लूड करते थे कि आवश्यकता से ज़्यादा धन ना रखिए आप, ठीक है। और शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक स्तर पर किसी प्रकार का अस्तेय मत करिए, किसी प्रकार की चोरी मत करिए, ठीक है। किसी के ज्ञान का अर्जन मत करिए, किसी की कॉपी मत करिए। अगर आज डिजिटल युग में देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, भौगोलिक जीआई है, भौगोलिक संकेतक है, इन सब चीज़ों का मतलब क्या होता है, ये सब क्यों लाया गया, कॉपीराइट क्यों लाया गया, ये सब इसी चीज़ें लाई गई कि इसका दायरा थोड़ा सा बढ़ा। आज भी कहीं ना कहीं हम इनके विचारों का पालन किसी न किसी रूप में करते ही करते हैं, ठीक है। अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब होता है धर्म का आर्थिक संचय न करना। आर्थिक संचय न करना का मतलब अधिक धन अपने पास न रखना। कहते थे कि ये अधिक धन मनुष्य को लोभी बनाता है, इसलिए एग्जाम्पल देते थे कि अमीर व्यक्ति जो होता है वो क्या कहते हैं, उदार नहीं होता है। मतलब जिनके पास धन ज़्यादा हो जाता है वो व्यक्ति फिर क्या कहते हैं, उदारता उसके अंदर से खत्म हो जाती है। इसलिए मनुष्य को क्या कहते हैं, धर्म का संचय नहीं करना चाहिए, उसको अपने ज़रूरत की चीज़ें रखनी चाहिए, और जो ज़रूरत की ना हो उसको समाज सेवा में लगाना चाहिए। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का तर्क ये देते थे कि शारीरिक, मानसिक और नैतिक या बौद्धिक स्तर से मनुष्य का क्या कहते हैं, शारीरिक विकास हो, ठीक है। इसको बोलते थे कि ब्रह्मचर्य जीवन, मनुष्य का शरीर मानसिक स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर और क्या कहते हैं, शारीरिक स्तर पर, तीनों तरह से इसका शुद्धिकरण हो, ठीक है। इसको बोलते थे ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचर्य का मतलब ये भी बोलते थे कि एक पति एक पत्नी की विचारधारा हो, ठीक है। तो ये इनका स्टेटमेंट्स हो गया। और इसका आधुनिक जीवन में क्या इम्पैक्ट है वो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं कि इस पंच महाव्रत का क्या इम्पैक्ट है, और फिर इसके बाद 7 सिंस को बताएंगे और 7 सिंस का क्या इम्पैक्ट है। इसको लिखने से क्या होगा कि चाहो तो आप इन चीज़ों को इंक्लूड करते यहीं चले जाओ कि आज भी सत्य की हर क्षेत्रों में ज़रूरत है, झूठ बोलने से ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही हैं। किसी करंट एग्जाम्पल्स को ले लो, अहिंसा जैसी घटनाओं को ले लो। जैसे कह सकते हो कि गांधी जी की पंच महाव्रत की विचारधारा जो थी क्या करती थी, विभिन्न पहलुओं पर बल देती थी। किस किस तरह की, जैसे नकारात्मक पहलुओं को दूर कर त्यागने का प्रयास करती थी, सकारात्मक पहलू अंदर आए। इससे क्या कहते हैं, जैसे त्याग हो गया, त्याग के लिए क्या कहते हैं, अधिक महत्वपूर्ण है
त्याग के लिए अधिक महत्वपूर्ण है क्या कहते हैं कि इस तरह की विचारधारा मनुष्यों में आए जिससे सामाजिक कल्याण हो सके, आर्थिक कल्याण हो सके, राजनीतिक कल्याण हो सके। ठीक है, अगर आप चोरी नहीं करोगे क्या कहते हैं, चोरी नहीं करोगे और चोरी में क्या कहते हैं धन का संचय नहीं करोगे तो अपने धर्म को किसी गरीब में लगाओगे क्या कहते हैं, इससे अंतःकरण तरीके की सुख मिलेगी। तो इस तरह की चीज़ें लिखने से क्या कहते हैं ये होगा कि आपको एग्जाम में नंबर अच्छा मिल जाएगा। ठीक है, और जो इनके 7 सिंस है, 7 सिंस को तो आप ऐसे ही खड़े खड़े एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे बिना नैतिकता विहीन धन है, तो इसमें क्या कह सकते हो किसी वस्तु का खरीद या बिक्री नैतिकता के आधार पर होना चाहिए। अगर मनुष्य के अंदर नैतिकता नहीं होगी तो बांट में कमी कर देगा, कम वजन करके देगा, मिलावट करके देगा। तो इसके लिए कोई नियम कानून तभी पालन होगा जब तक मनुष्य के अंदर नैतिकता नहीं आएगी। ठीक है, तो ये हो गया नैतिकता विहीन धन। उसके आगे बढ़ोगे तो क्या है, मानव विहीन विज्ञान। जैसे पहले क्या था कि विज्ञान का लक्ष्य है मनुष्य को उसके लक्ष्य तक पहुंचाना, ना कि मनुष्य को गुलाम बनाना होना चाहिए। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अगर अभी में खंडन करोगे तो अभी मानव बम बना रहा है, विज्ञान के सहारे मनुष्य बम बना रहा है, बंदूक बना रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे मानवीय हितों को खतरा पैदा होगा। आने वाले समय में क्या कहते हैं डर पैदा होगी। इस तरह की चीज़ों को इंक्लूड करके लिख सकते हो कि विज्ञान का उद्देश्य क्या है, लेकिन अभी विज्ञान आज के अनुरूप खरा नहीं उतर रहा है। जैसे बिना त्याग का धर्म है, तो धर्म का क्या मतलब होता है, धर्म का संबंध आंतरिक अनुभूति से होता है। अगर मनुष्य सही धर्म पर चलेगा तो क्या कहते हैं क्या करेगा कि अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह नहीं करेगा, किसी से पैसा धर्म के नाम पे नहीं लेगा, और क्या कहते हैं अपने आप को धनाढ्य धर्म के सहारे नहीं बनाएगा। लेकिन आज का धर्म का मतलब क्या हो गया, लिख सकते हो कि आज धर्म का प्रचार प्रसार का मतलब हो गया है कि किसी ना किसी तरह से संपत्ति का अर्जन करना। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपकी हो गई अच्छे से। तो आप इसको पुरानी चीज़ों को लिखो और वर्तमान चीज़ों को लिख के इसको इंक्लूड कर दो। जैसे बिना चरित्र के ज्ञान नहीं, तो मतलब बिना चरित्र के ज्ञान नहीं का मतलब ज्ञान जो है कुशलता के आधार पर होना चाहिए। इनका कहने का आशय है कि ज्ञान कुशलता के आधार पर होना चाहिए। आज कल एग्जामों का एग्जाम्पल ले लो कि नकल हो रही है, क्या कहते हैं इंसान का चरित्र नहीं अच्छा है इसलिए नकल कर रहा है, किसी दूसरे से पास करवा रहा है। तो इन चीज़ों को आप इंक्लूड कर सकते हो। ये गांधी जी की सारी विचारधाराओं पे ही आधारित है। जैसे बिना अंतःकरण के सुख नहीं, तो सुख का 2 पक्ष इन्होंने बताया, एक मनोवैज्ञानिक सुख होता है, एक नैतिक सुख होता है। मनोवैज्ञानिक सुख होता है जो वो क्षणिक होता है, थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन जो नैतिक सुख होता है वो दूसरों को मदद करने से मिलता है और मनुष्य काफ़ी दिनों तक सुखी रहता है, दीर्घकालिक असर पड़ता है इसका। तो इस तरह की चीज़ों से कह सकते हो कि नैतिकता पर बल दिया गया, एग्जाम्स में नैतिक विज्ञान लाया गया, नैतिक नीतिशास्त्र लाया गया, जिससे क्या कहते हैं मनुष्य करुणा दया को सीखे और एक दूसरे की मदद करने का प्रयास करे, चोरी ना करे, भ्रष्टाचार ना करे। तो इस तरह की चीज़ों को आप एक्सप्लेन कर सकते हो अच्छे से। उसके बाद फिर क्या है, बिना सिद्धांत के राजनीति नहीं। सच में अगर राजनीति में सिद्धांत नहीं होगा तो राजनीति क्या कहते हैं न्यायप्रिय नहीं होगी। अगर राजनीति में सिद्धांत नहीं होगा तो राजनीति न्यायप्रिय नहीं होगी। जो हमारा सार्थक है कि हम भारत के लोग, तो ये राजनीति क्या कहते हैं, राजनीति सत्ता का जो केंद्र होगा वो राजनीति जनता के लिए नहीं होगी। इसका मात्र मतलब रह जाएगा सिर्फ सत्ता की प्राप्ति, ना कि मनुष्य का कल्याण करना। फिर बिना कार्य के संपत्ति का अर्जन नहीं। आज के समय में जैसे क्या कहते हैं मनुष्य बिना कर्म के संपत्ति का अर्जन कर लेता है। ठीक है, तो इसमें खंडन किया गया कि आज हम जिस युग में जी रहे हैं उस युग में हमें चाहिए कि बिना काम के हम संपत्ति का अर्जन ना करें। बिना काम के संपत्ति का अर्जन का मतलब चल अचल संपत्ति प्रकृति की है और उस पर अंतिम नियंत्रण ही प्रकृति का होता है, इसलिए हम मात्र उसके रखवाले हैं। हमें उसका आशय नहीं यह जताना चाहिए कि ये हमारी पूरी की पूरी संपत्ति है। तो प्रकृति की है तो प्रकृति के ऊपर अंतिम नियंत्रण उसी का होना चाहिए। तो इन तरह की चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका मानव सही दिशा में यूटिलाइज भी नहीं करता है और यूटिलाइज भी कर रहा है। लेकिन इन चीज़ों पे कह सकते हुए आधुनिक भारत में बल दिया जा रहा है ताकि मनुष्य का सर्वांगीण विकास हो सके। ठीक है, कह सकते हो कि आज भी इनके विचारों की प्रासंगिकता बढ़ती जा रही है। आज हम जिस युग में जी रहे हैं वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियाँ जैसे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ क्या कर रही हैं, अपने कर्मचारियों के हितों का ध्यान नहीं दे रही हैं, अपने कर्मचारियों को हितों का ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए क्या कहते हैं उनमें समस्याएं पैदा हो रही, वो भी एक तरह का पाप है। और ये नैतिकता विहीन धन का मतलब मनुष्य क्या कहते हैं किसी न किसी सहारे किसी वस्तु को बेच के बड़े बड़े व्यापारी क्या कहते हैं थोड़ा बहुत कट कपट करके क्या कहते हैं धन का संचय करते जा रहे हैं। उनमें नैतिकता लाना चाहिए जिससे क्या कहते हैं मनुष्य का कल्याण हो सके। जो व्यक्ति वहाँ उन पर खरीद फरोख्त के लिए जाए उसका भी सामाजिक विकास हो सके, कल्याण हो सके। नहीं तो उसे कम मिलेगा तो उसका नुकसान ही नुकसान होगा, क्योंकि सामान का भाव क्या कहते हैं ज़्यादा होगा
और जिस सामान का भाव जिसके कंपेयर में होगा, अगर उसको कम मिलेगा तो क्या होगा, उसका कहीं ना कहीं से क्या कहते हैं नुकसान होगा, और इस व्यक्ति को फायदा होगा कि जो चीज़ें बच जा रही नहीं दे रहा है, उसको कपट कर रहा है, उसको कहीं और इंक्लूड करके पैसा कमा लेगा। तो इस तरह की चीज़ों को आप एक्सप्लेन कर सकते हो मानव जीवन में, अपने जीवन में उतार के। तो कोशिश करता हूँ कि इस निबंध के सहारे आप गांधी जी के जो विचारों की प्रासंगिकता है उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर लोगे। इसके बाद जो आपके 2-3 निबंध बचे हुए हैं उसे हम और अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।